नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है जिसमें साहित्य प्रथम पत्र को हम पढ़ रहे हैं। साहित्य दर्पण का षष्ठ परिच्छेद चल रहा है जिसमें पिछले भाग में हम लोग अर्थोपकृति के बारे में पढ़ चुके थे, अर्थोपक्षपद के बारे में पढ़ चुके थे। अभी जो है आपके अर्थ प्रकृतियां चलेंगी। 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां होती हैं जो कि नाटक के इतिवृत्त को अलग अलग हिसाब से बांटने के लिए काम करती है कि किस प्रकार का इतिवृत्त फलागम तक लेकर जाएगा, उसके बारे में अर्थ प्रकृतियां। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय पर आप पुस्तक को जरूर साथ में रखें, जिससे कि जो चीज आपको बताई जा रही है वो आप पुस्तक में देख सकें, और एक नोटबुक अपने साथ रखें जिसमें नोट करते चलें, और जिस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है उन सब चीजों को आप नोटबुक में उतारते चलें, जिससे कि आपके एक प्रकार से नोट्स तैयार हो जाएंगे जो कि आपको परीक्षाओं के समय पर सहयोगी रहेंगे। आप लोग अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप महाविद्यालय में संपर्क करके पुस्तकालय से पुस्तकें भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जब तक पुस्तक नहीं रखेंगे साथ में तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए निवेदन है आपसे कि आप पुस्तकें लें और पुस्तकों को साथ में जब पढ़ाया जा रहा है जो टॉपिक, उस टॉपिक के अनुरूप आप पुस्तक को देखते चलें और उसमें से अपने विषय को नोट भी करते चलें जो आपको जिस दिन पढ़ाया जा रहा है, और प्रतिदिन जो आपको भाग दिखाया जा रहा है उस भाग के अनुरूप आप अपने विषयों को नोटबुक में उतारते चलें। अन्यथा पढ़ाने का कोई लाभ नहीं होगा, आप लोगों तक आपका विषय नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप केवल मनोरंजनार्थ चलाएंगे, थोड़ी देर देखेंगे और आप बंद कर देंगे, जब तक आप पुस्तक अपने साथ नहीं रखेंगे तब तक आपको विषय के बारे में सही ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो निवेदन है कि आप लोग पुस्तक भी साथ में रखें। मैं बता रहा हूँ आपको अर्थ प्रकृति के बारे में कि अर्थ प्रकृतियां तो साहित्य दर्पण में नाटक के विषय में ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अभी षष्ठ परिच्छेद में वो सब नाटक के अनुरूप ही है, अर्थात नाटक में क्या क्या चीजें आवश्यक हैं वो चीजें बताई जा रही है। तो अब आपके सामने है यहाँ पर अर्थ प्रकृतियां। बीज बिंदु पताका च प्रकरी कार्यमेव च। 5 अर्थ प्रकृतियों के बारे में बताया। अर्थ प्रकृतया पंचज्ञात्वा योज्या यथाविधि इनका नियोजन करना चाहिए नाटक में। बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य, ये 5 प्रकार से आपको बताई गई हैं। अब इन पांचों के भेदों को बता करके इनके उदाहरण सहित इन सभी के बारे में भी आगे बताया जा रहा है। इसीलिए इसको अर्थ प्रकृति पंचक भी कहते हैं। आपसे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं, अर्थ प्रकृति पंचक कहा विवेचनम करो, तो आपको अर्थ प्रकृति पंचक लिख करके 5 प्रकृतियां जो है उनका नाम भी आपको लिखना है। बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य, ये 5 है। और बताया कि इन अर्थ प्रकृतियों का नियमानुसार प्रयोग हमें नाटक आदि में करना चाहिए। अब यहाँ पर अर्थ प्रकृति का अभिप्राय ने क्या बताया, अर्थ अर्थात प्रयोजन की प्रकृति, इसका अर्थ है प्रयोजन की सिद्धि का कारण। जो प्रयोजन है आपका काव्य का, जिस प्रयोजन के लिए आपने काव्य लिखा है उस प्रयोजन तक पहुंचने तक की सिद्धि। अर्थात मान लीजिए रामायण किसी ने लिखा, तुलसीदास कृत रामायण लिखा, या तो उस रामायण को लिखने का कारण क्या है, उसका हेतु क्या है। हेतु अर्थात रामायण का जो शुरुआत है उसके अंत अर्थात फलागम तक पहुंचना, अर्थात रावण का युद्ध, रावण का युद्ध, रावण को मारना, ये उसका फलागम है। अब ये यहाँ से वहां तक जो जाएगा उस इतिवृत्त को भागों में बांटा गया और वही यहाँ पर भाग जो है अर्थ प्रकृति के नाम से बताया। प्रयोजन की कार्य सिद्धि, प्रयोजन की जो सिद्धि के कारण होते हैं उन्हें ही बताया अर्थ प्रकृति। जो हमारा प्रयोजन है उसकी सिद्धि के लिए जो किया जाने वाला कार्य है वो अर्थ प्रकृति के अंदर आता है। पहला बताया बीज। अल्पमात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पति फलस्य
बीजम तदभिधीयते। बीज शब्द का आप लोग अर्थ समझते होंगे, जिस प्रकार से खेत में धान्य आदि का बीज डाला जाता है और उस बीज डालने का अभिप्राय क्या होता है, वो फसल, जो फसल हमें बाद में प्राप्त होगी, किसान को जो फसल प्राप्त होगी, तो उसका बीज डाला जाता है। बीज कितना थोड़ा डाला जाता है, ऐसा नहीं कि 1 बीघे खेत के अंदर आप 2-4 बोरे गेहूं के डाल दो कि इससे गेहूं उगेंगे। अल्प मात्रा में ही डाला जाता है, तब जाकर के वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फल प्राप्त कराएगा। तो वही कहा अल्प मात्रम समुदिष्टा, थोड़ा सा ही बता करके, बहुधा यद विसर्पति, जिस प्रकार से बहुत ज्यादा अन्य धान्य प्राप्त हो जाता है, फलस्य प्रथमो हेतु, उसी प्रकार से ये फल का प्रथम हेतु है, प्रथम कारण है। बीजम तदभिधीयते, उसे बीज कहते हैं। तो मुख्य फल मुख्य हेतु का उपाय कहा गया है। अर्थ प्रकृति जिसे मुख्य फल का हेतु या उपाय कहा गया है। जिस प्रकार से धान्य की भांति प्रबंध का यह बीज आरंभ में अत्यंत फल होगा, अर्थात आरंभ में ये बहुत छोटा होगा, सूक्ष्म रूप से उपक्षिप्त रहा करता है और उत्तरोत्तर विकसित और वृद्धिशील होता जाता है। बीज जिस प्रकार से खेत में लगाते हैं थोड़ा सा और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से नाट्य वृत्त में भी इसको बताया कि इसका आरंभ तो थोड़े से होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका जो घटनाक्रम के अनुसार ये विकासशील और वृद्धिशील होता जाएगा और बीज आगे तक पहुंचता जाएगा। उदाहरण में भी यहाँ पर दिया, यथा रत्नावल्याम वत्सराजस्य रत्नावली प्राप्ति हेतु अनुकूलालितो योगधारण व्यापार। जिस प्रकार से रत्नावली की जो प्राप्ति है, वत्सराज की बेटी जो वत्सराज उदयन को जिस प्रकार से रत्नावली की प्राप्ति के लिए योगधारण का जो कार्य व्यापार है वो यहाँ पर दिखाया। रत्नावली के आरंभ में अनुकूल भाग्य से उपकृत अमात्य योगधारण के व्यापार का वर्णन वत्सराज उदयन की सागरिका प्राप्ति निर्भर है। यह बीज रूप जो है अर्थ प्रकृति की योजना है। आगे का अथांतराविच्छेद बिंदुरच्छेद कारणम, दूसरा बताया बिंदु। तो बिंदु के लिए आपने कहा वह अर्थ प्रकृति जिसे रूपक प्रबंधों में अवांतर वृत्त विच्छेद की संभावना में अविच्छेद का कारण कहा जाता है। बिंदु वह अर्थ प्रकृति है जो प्रबंध रूपक प्रबंधों के अवांतर वृत्त विच्छेद की संभावना में अविच्छेद का कारण बताया गया है। कोई शुरू में कोई घटना दिखाई, लास्ट में उसका स्मरण कराया कि अच्छा वैसा प्रसंग। इसमें उदाहरण दिया, यथा रत्नावल्याम अंग पूजा परिसमाप्तो काव्यार्थ विच्छेद सति उदयनस्योन विदाक्षिते इति सागरिका श्रुत्वा सहर्षं कंठम एवं इदम वत्सराज उदयन इति। उदाहरण में बताया, रत्नावली का जब प्रसंग सागरिका की काम पूजा समाप्त होने पर वृत्त विच्छेद संभव है, किंतु बंदी के रूप में जब वाक्य प्राप्त होता है उसको, और तब बताया तब आस्ताम आस्ते समस्तम भासी दशामुदयनश्चोपि वीक्षते के सुनने के बाद सागरिका की इस उक्ति अर्थात क्या यही महाराज उदयन है आदि से अग्रिम इतिव्रत अविच्छिन्न रूप से चल निकलता है। अर्थात जब वो सागरिका जब सभा पूजा के लिए वहां पहुंची वासुदेव के साथ, उस समय उसने उदयन को देखा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही उदयन है। लेकिन जैसे ही नेपथ्य से आवाज आई इदम वत्सराज उदयन, तब उसको पता चला, तब उसने कहा कि अच्छा यही वो राजा उदयन है। ऐसा करके फिर आगे का जो इतिवृत्त चलता है तो वहां बिंदु के रूप में उसे सूचित कराया गया। फिर आगे का पताका, व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम पताके तभिधीयते। पताका प्रासंगिक इतिवृत्त का बहुत व्यापक रूप हुआ करता है जो प्रधान फल का
सहायक बना करता है। जो नाटक का जो प्रधान फल है उस फल की जो सहायक रूप में होगा, मुख्य रूप में जो व्यापक होगा, वही होगा पताका के रूप में। यथा रामचरिते सुग्रीवादे वेण्यम भीमादे शाकुंतले विदूषकस्य चरितम। जो मुख्य नायक जो है उसके फल में जो सहायक रूप सिद्ध होगा, जैसे रामायण में सुग्रीव आदि का जो प्रसंग है, राम जब सुग्रीव के पास पहुंचते हैं और सुग्रीव का जो वहां पर उन्होंने पहले जो सहायता की, वो सुग्रीव वाला जो प्रसंग है वो रामायण में कहीं ना कहीं राम के लिए सहायक रूप में होता है जब रावण से युद्ध करने जाता है। और वेण्यम भीमादि और वेण संहार में जिस प्रकार से भीम आदि का प्रसंग दिखाया, या अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसंग दिखाया विदूषक का, कि विदूषक के पास आकर के इंद्र का जो सारथी मातली वो उसे डरा देता है, और उसके बाद राजा दुष्यंत मातली के साथ इंद्रलोक जाकर के पुनः जब वापस लौटता है तो शकुंतला का दर्शन प्राप्त होता है। वो घटना भी उस मुख्य फल का जो हेतु है उसके लिए सिद्ध होती है। इसीलिए कहा कि पताका वह है जो प्रासंगिक इतिवृत्त ऐसा है जो व्यापक हुआ करता है, और प्रधान फल अर्थात जो नाटक का जो मुख्य फल है उसका सहायक हुआ करता है, उसे कहा पताका। आगे कहा पताका नायकस्य स्यान् स्वकीयं फलांतरम गर्भे संधौ विवर्षे वा निर्वाहस्तस्य जायते। पताका वह प्रासंगिक इतिवृत्त है जो नायक का हुआ करता है, मतलब फल जो है वो नायक को ही प्राप्त होगा। आधिकारिक नायक विषयक फल के अतिरिक्त उसका अन्य कोई फल उपनिबद्ध नहीं होगा। जैसे कि विदूषक का दिखाया गया शाकुंतलम में, तो उसका स्वयं का कुछ फल नहीं है, फल जो होगा नायक दुष्यंत के लिए है। सुग्रीव आदि का रामायण में कोई फल प्राप्त नहीं होगा, उसका फल जो है वो राम आदि को ही प्राप्त होगा। अर्थात मुख्य जो फल है उसके हेतु कारक ही है, अर्थात उसके साथ चलने वाले हैं। तो पताका नायक का अपना जो फल है उसका उपनिबद्ध गर्भ संधि अथवा विवर्ष संधि में ही समाप्त हो जाता है, अर्थात उस संधि में ही उसका फल समाप्त हो जाएगा। मुख्य फल जो है वो जो नायक है उसे ही प्राप्त होगा। यदा सुग्रीवादे राज्य प्राप्त आदि, जैसे सुग्रीव का फल प्राप्त हुआ उसे राज्य प्राप्ति हुआ, लेकिन मुख्य अर्थ जो है मुख्य फल प्राप्ति जो किसकी है, राम की है, न कि सुग्रीव की, क्योंकि सुग्रीव तो केवल वहां पर पताका रूप में उपस्थित है और उसका सूक्ष्म फल उसको प्राप्त हुआ जो कि गर्भ संधि या विवर्ष संधि में ही समाप्त हो गया। जो मुख्य फल है वो जाकर के निर्वहन में जाकर के प्राप्त हुआ, उपसंहार में प्राप्त हुआ राम को रावण का वध करके। मुख्य फल राम का क्या था, रावण का वध करना, न कि सुग्रीव को उसका राज्य दिलाना। मुख्य घटनाक्रम का यहाँ पर फल अर्थात किसी भी आप फिल्म को देखते हैं तो उसका जो क्लाइमेक्स होता है वो क्या होता है, फल। तो यहाँ पर उसी शब्द को प्रयुक्त किया गया, फल अर्थात नाटक का फल क्या है, रामायण जो है उसका फल है रावण का वध करना, ये राम का फल था। लेकिन उसमें सुग्रीव का राज्याभिषेक करना राम का फल नहीं था, वो सुग्रीव का सूक्ष्म फल था जो कि कहीं ना कहीं राम के सहायक नहीं है। आगे कहा प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकरीमता। और रूपक प्रबंधों में अल्पदेश व्यापक जो प्रासंगिक वृत्त को देखा जाता है वो प्रकरी के रूप में जाना जाए। रूपक प्रबंधों में अल्पदेश व्यापार, अल्पदेश में थोड़ा सा कोई कार्य कहीं दिखाया गया किसी का तो उसे प्रकरी के रूप में जानना चाहिए, लेकिन प्रासंगिक वो उस रूप से भी होगा। जैसे रामायण में सबरी का वृत्तांत, रामायण में रावण और जटायु का वृत्तांत जो था वो एक छोटा सा वृत्तांत था, लेकिन वो उस घटना में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी था। पूरे रामायण में रावण जटायु का संवाद जो है वो एक छोटा सा प्रसंग है, प्रकरी उसे माना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस फल प्राप्ति के लिए जरूरी भी था। अगर रावण का जटायु के साथ संवाद ना होता तो राम को यह भी ना पता चलता कि कौन उठाकर लेके गया है सीता को। जटायु से पता चला कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है, तभी राम जो है उस दक्षिण दिशा की ओर ही जाते
तो रावण जटायु संवाद संबंधी वृत्तांत को लिया जाता है, जो अल्प देश व्यापक वृत्त का नायक उद्देश्य हुआ करता है, किंतु मुख्य नायक के बल से अतिरिक्त प्रकरी नायक का कोई बल नहीं होता। मुख्य बल जो है वो उस नायक को ही प्राप्त होगा जो इस नाटक का मुख्य नायक है। अंतिम कहा कार्य अपेक्षितम तु यत् साध्यमारंभो यन्निबंधनम समापनम तु यत् सिद्ध्यै तत् कार्यमिति सन्मतम। ऐसा जानना चाहिए। अपेक्षितम तु यत् साध्यम आरंभो यन्निबंधनम समापनम तु यत् सिद्ध्यै तत् कार्यमिति संगितम। शुरू में जिसके लिए इस कार्य को योजित किया गया था, अर्थात अभिप्राय है प्रधानतया अवस्थित साध्य का, कि जिसके उद्देश्य नायक के कृत्यों का अनुष्ठान किया गया, नायक के कृत्यों का आरंभ हुआ, जिसकी सिद्धि में नायक का कृत्य अनुष्ठान समाप्त माना जाता है। अर्थात कार्य अर्थात उपसंहार, कार्य की समाप्ति, जिस बीज की स्थापना की गई थी उसकी यहाँ पर समाप्ति होना, वो इस कार्य की समाप्ति जो होना है वही यहाँ पर बताया गया कार्य। यथा रामचरिते रावण वध, जिस प्रकार से महावीर चरित्र में बताया रावण का वध। नाटक के मुख्य घटना का सार क्या था? बीज रखा गया रावण के युद्ध का और रावण के मरने का, और वही जाकर के अंत में फल प्राप्ति क्या हुई? रावण का वध होना। तो ये उस कार्य अनुष्ठान जो अनुष्ठान संकल्प किया गया था उसकी समाप्ति होना ही यहाँ उसकी फल प्राप्ति है, अर्थात कार्य की समाप्ति है। कार्य की समाप्ति को यहाँ पर कहा कार्य। समापनम तु यत् सिद्ध्यै तत् कार्यमिति सम्मतम। इस प्रकार से आपको 5 अर्थ प्रकृतियां बताई गई। पहली बताई बीज, दूसरी बिंदु, तीसरी पताका, प्रकरी और कार्य। बीज अर्थात किसी इतिवृत्त का सूचना देना, अल्प अर्थ में उसकी इतिवृत्त को रखना, और बिंदु अर्थात उसका कहीं ना कहीं आगे सार जोड़ना, किसी बात से, किसी संवाद से अगले सार को, इतिवृत्त को जोड़ना। पताका जो कि मुख्य रूप से कहीं ना कहीं प्रधान सहायक होता है नाटक के मुख्य फल का। प्रकरी कहीं छोटे छोटे संवादों के द्वारा उस इतिवृत्तक नायक की सहायता करना, और कार्य अर्थात उस फल की प्राप्ति कराना। ये उस घटना का पूरा अर्थात एक किसी नाटक के अलग अलग भागों को जोड़ने का या उसकी सहायता, फल प्राप्ति में सहायक होती हैं अर्थ प्रकृतियां। कार्य के शुरू से लेकर के, आरंभ से लेकर के अंत तक जो सहायक रूप में होते हैं उन्हीं को अर्थ प्रकृति के रूप में यहाँ पर बताया गया है। अब आगे जब चलेंगे तो अर्थ प्रकृति के बाद में आपके आएंगे अवस्थाएं। किस प्रकार से नाट्य आरंभ से लेकर अंत तक पहुंचने की अलग अलग अवस्थाएं जो हैं उनके बारे में वर्णन किया जाएगा। अवस्था पंच प्रकार की अर्थात 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है। कार्यस्य प्रारंभाद फल प्राप्ति भी, जो कार्य के आरंभ से लेकर के फल प्राप्ति तक कार्य को संपन्न करवाती हैं, वो 5 प्रकार की आपकी कार्य अवस्थाएं होती है। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 प्रकार की आपकी अवस्थाएं होती हैं। इसके बारे में लेकिन हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए अपना अर्थ प्रकृति नामक जो टॉपिक है वो पूरा हुआ है। षष्ठ परिच्छेद में भाग 5 में अर्थ प्रकृतियां, जिन्हें अर्थ प्रकृतियां पंचक भी कहते हैं। धन्यवाद।